हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3। तो आज हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 में आपको सिलेबस में दिया गया है पार्टी सिस्टम के बारे में। तो पार्टी सिस्टम के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया गया है वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो करीब 14 से 15 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला करके दिया गया है। तो वो पूरा हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एग्जाम से पहले एक एक लाइन को हम समझते चलेंगे और हम जानेंगे कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानेंगे, कितने तरह के पार्टीज होती हैं, इन सभी चीज़ के बारे में आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी, और कंपटीशन के जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को अंत तक देखना है आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। तो चलिए हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ पार्टीज। इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल का अर्थ समझाइए तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको आंसर क्या लिखना है वो भी दिखाते हैं हम आपको। इसमें आपको आंसर ये लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है राजनीतिक दल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन समूह होता है। इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इसमें कई लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के काम करती है। आगे लिखा गया है, जिनकी विचारधारा, नीतियाँ और उद्देश्य समान होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस ग्रुप में शामिल लोगों के विचार, योजनाएं और लक्ष्य एक जैसा ही होता है। आगे लिखा गया है, यह दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, चुनाव लड़ करके जीतना चाहती है ताकि वह सरकार बना सके, और सरकार बनाकर देश का प्रशासन चलाना चाहता है। इसका कहने का मतलब है कि चुनाव जीतने के बाद यह देश को चलाने का काम करता है। आगे लिखा गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी होती है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आगे लिखा गया है, राजनीतिक दलों के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज कई जरूरी काम करती है। बहुत सारी जरूरी काम होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि कौन सा कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले ये जनता के सामने अपने विचार, नीतियाँ और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये लोग जनता को बताते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं और उनकी क्या योजनाएं हैं, ताकि लोग सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। इसका कहने का मतलब है कि इससे जनता सही नेता को चुन पाती है। आगे लिखा गया, ये चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कि चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा। ये अपने उम्मीदवार को चुनाव के लिए तैयार भी करती है, जैसे कि प्रचार करना या फिर योजना बनाते हैं। आप देखे भी होंगे कि इलेक्शन से पहले किस तरीके से उम्मीदवार क्या करते हैं कि प्रचार करते हैं अपने इलेक्शन का। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जनता और सरकार के बीच कनेक्शन का काम करती है। जनता और सरकार के बीच कनेक्शन का काम करती है। जनता की बात पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सरकार तक पहुंचाती है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये इन दोनों के बीच एक कनेक्शन का काम करती है, ब्रिज जैसा पुल का काम करती है, जिससे लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचती है। तो लोगों की परेशानी और ज़रूरतें सरकार तक पहुंचाई जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सरकार तक लोगों की आवाज़ पहुंचाती है। सरकार बनने के बाद ये नीतियाँ बनाते हैं। जब ये सरकार में आ जाते हैं तब ये क्या करते हैं कि नीति बनाते हैं।
और उन्हें लागू करते हैं। नीति बनाने के बाद उन्हें लागू भी किया जाता है। तो विपक्षी दल सरकार की गलतियों की आलोचना करते हैं। जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है वह सरकार की गलतियों को बताती है, उसी को हम बोलते हैं विपक्षी दल, और उसे जवाबदेह बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इससे सरकार जिम्मेदार बनती है और गलत काम करने से बचती है। तो विपक्षी दल यही काम करते हैं कि सरकार को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अलावा ये लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी फैलाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये लोगों को राजनीति के बारे में समझाते हैं और जागरूक बनाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका कहने का मतलब है तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र को मजबूत और सफल बनाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैन अ 2 पार्टी सिस्टम बी कंसीडर द बेस्ट। इसका कहने का मतलब है कि दलीय प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद आपको बताना है कि क्या द्विदलीय प्रणाली को सर्वोत्तम माना जा सकता है। इसमें आपको आंसर क्या लिखना है वो भी देखें। तो दलीय प्रणाली का अर्थ है किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या और उनकी कार्य प्रणाली। इसका कहने का मतलब है कि किसी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है और वे कैसे काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टी सिस्टम, उसी को हम बोलते हैं पार्टी सिस्टम। इसके मुख्यतः 3 रूप होते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। इसका कहने का मतलब है कि दलीय प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पार्टी सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है एक दलीय, दूसरा होता है 2 दलीय और तीसरा होता है कई दलीय यानी बहुदलीय। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो एक को बोला जाता है 1 पार्टी सिस्टम और दूसरा को बोला जाता है 2 पार्टी सिस्टम और तीसरा जो प्रकार है उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 3 तरीके के पार्टी एग्जिस्ट करती है। आगे लिखा गया है एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, इसको आपको जानना है। तो एक दलीय प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और वही शासन करता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो पूरी सरकार को चलाती है। जैसे कुछ समाजवादी देशों में देखा जाता है, जैसे कि ये जो सिस्टम है 1 पार्टी सिस्टम, यह सिस्टम कुछ सोशलिस्ट देशों में पाया जाता है। सोशलिस्ट को बोले अगर हम हिंदी में तो समाजवादी देशों में देखा जाता है एक दलीय प्रणाली। द्विदलीय की अगर हम बात करें तो द्विदलीय प्रणाली में 2 प्रमुख दल होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 2 बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जो चुनाव में एक दूसरे का मुकाबला करती है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती है। तो कभी ये पार्टी जीत जाता है तो कभी वो पार्टी जीत जाता है, कभी ये पार्टी जीतेगा ये पार्टी तो कभी ये पार्टी सत्ता में आ जाता है। आगे हम बोले तो आगे लिखा गया है जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में, तो अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली है। आगे लिखा गया है बहुदलीय की अगर हम बात करें तो बहुदलीय प्रणाली में कई दल होते हैं और सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कई पार्टीज होती हैं और सब चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि इंडिया में, अपने भारत में बहुदलीय प्रणाली ही है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका बहुदलीय का, मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है भारत। द्विदलीय प्रणाली को कोई लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें स्थिर सरकार बनती है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि सरकार इसमें क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है और निर्णय लेने में आसानी होती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें डिसीजन जल्दी और आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन यह प्रणाली सभी वर्गों और विचारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती है। इसका कहने का मतलब है कि लेकिन इसमें हर तरह के लोगों और विचारों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है। आगे लिखा गया है दूसरी ओर बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न विचारों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में
अलग अलग विचारों और लोगों को मौका मिलती है, लेकिन इसमें सरकार अस्थिर हो सकती है। इसका कहने का मतलब है कि बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें सरकार कभी कभी कमजोर या अनस्टेबल हो सकती है। अनस्टेबल का मतलब होता है हिंदी में अस्थिर हो सकती है। तो इसीलिए यह कहना सही नहीं है कि केवल द्विदलीय प्रणाली ही सर्वोत्तम है। तो इसीलिए यह कहना गलत है कि ओनली टू पार्टी सिस्टम बेस्ट है। तो यह देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। हर देश के हालत और ज़रूरत के हिसाब से सिस्टम अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि द्विदलीय प्रणाली ही बेस्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरह की पार्टीज है और दो दलीय प्रणाली सही है या फिर नहीं सही है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना है 3 तरह के पार्टीज होती हैं इंडिया में। मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्राइब द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द पार्टी सिस्टम, इट इज़ द आइडिया ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल। इसका कहने का मतलब है कि दलीय प्रणाली के गुण एवं दोष का वर्णन करना है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या दलीय विहीन लोकतंत्र का विचार व्यवहारिक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें आपको लिखना है कि दलीय प्रणाली के कई गुण हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि पार्टी सिस्टम के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर भी देती है। एक मिनट, हाँ, तो इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और लोगों को अपना नेता चुनने का मौका भी देती है। तो राजनीतिक दल सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार को सही तरीके से काम करने के लिए मजबूर करती है और उसे जवाबदेह भी बनाती है। सरकार को जवाब देना पड़ता है जनता को, तथा जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये लोगों की समस्या को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी करती है। कौन? तो पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा ये लोगों में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता भी बढ़ाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में समझ देती है और उन्हें जागरूक भी बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये बताती हैं, पॉलिटिक्स के बारे में ये बताते हैं और उनको क्या करते हैं कि जागरूक भी बनाते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इसका कहने का मतलब है इसका कुछ नुकसान भी है। अगर फायदा है तो नुकसान भी इसमें कुछ है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पार्टीज अपने फायदा के लिए गलत काम करती है और करप्शन को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अपने फायदा के लिए वो सत्ता में जीत करके आ जाती है, इलेक्शन लड़ करके आ जाती है, सरकार बनाती है और अपने फायदा के लिए क्या करती है कि गद्दी पर बैठ जाती है। आगे लिखा गया है, दलों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के कारण देश में अस्थिरता भी आ सकती है। इसका कहने का मतलब है कि पार्टीज के झगड़े और कंपटीशन से देश में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, यानी अस्थिरता आ सकती है। आगे लिखा गया है, कभी कभी धर्म और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक होती है जो समाज में विभाजन पैदा करती है। इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिक्स कास्ट, रिलीजन और रीजन के आधार पर होती है, यानी जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति होती है, जो क्या करती है कि इससे क्या होता है कि इससे समाज में विभाजन पैदा हो जाता है। इससे समाज क्या होता है कि बंट जाता है। दल विहीन लोकतंत्र का विचार यह है कि बिना किसी राजनीतिक दल के शासन चलाया जाए। इसका कहने का मतलब है पार्टी लेस डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, दल विहीन लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरकार चलाना, इसी को हम बोलते हैं पार्टी लेस डेमोक्रेसी, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दल विहीन लोकतंत्र। आगे लिखा गया है, यह विचार सैद्धांतिक रूप से अच्छा लगता है लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना बहुत ही कठिन है। इसका कहने का मतलब है कि सुनने में यह आइडिया तो अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में इसे लागू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
क्योंकि बड़े देश में बिना ऑर्गेनाइजेशन के यानी बिना संगठन के और लीडरशिप के गवर्नमेंट चलाना पॉसिबल नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि क्योंकि बड़े देश में बिना संगठन और नेतृत्व के शासन चलाना संभव नहीं है। आगे लिखा गया है, इसीलिए यह विचार व्यवहारिक नहीं माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए इसे प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बस इतना ही लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक और समाजवादी प्रशासन के संदर्भ में दलीय प्रणालियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में दलीय प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही जरूरी होती है। इसमें आमतौर पर बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में आमतौर पर कई दल या 2 दल पाए जाती हैं। मल्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम इसमें पाया जाता है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने, चुनाव लड़ने और अपनी नीतियां प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सभी पार्टी को फ्रीडम होती है कि वे काम करे, चुनाव लड़े और अपनी पॉलिसी जनता के सामने रखे। यहाँ विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ऑपोजिशन पार्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो सरकार की आलोचना करके उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। इसका कहने का मतलब है कि विपक्ष सरकार की गलतियों को बताकर उसे सही काम करने के लिए मजबूर करता है। इसके विपरीत समाजवादी प्रशासन में प्राय एक दलीय प्रणाली होती है। इसका कहने का मतलब है कि समाजवादी प्रशासन में यूजुअली 1 पार्टी सिस्टम ही होता है। मेनली क्या होता है इसमें कि एक ही पार्टी सिस्टम होता है। समाजवादी में एक दलीय प्रणाली ही होता है। तो इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल को शासन करने का अधिकार होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी सरकार चलाती है। यह दल पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता है और सभी नीतियाँ बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि वही पार्टी पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, जो सभी रूल्स बनाती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, आगे लिखा गया है कि यहाँ विपक्ष की भूमिका बहुत सीमित होती है और नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ऑपोजिशन पार्टी या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इस प्रणाली में राज्य का नियंत्रण अधिक होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है और लोगों की फ्रीडम कम होती है, लोगों की स्वतंत्रता कम होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता, विविधता और प्रतिस्पर्धा होती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम होता है, वैरायटी होता है और कंपटीशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होता है। जबकि समाजवादी प्रणाली में एकता, केंद्रीकरण और नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि यूनिटी, सेंट्रल और कंट्रोल और स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस होता है। अगर हम हिंदी में बोले तो समाजवादी प्रणाली में क्या होता है कि एकता होता है, केंद्रीकरण होता है और नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सिस्टम। तो अब आपको बताना है कि दलीय प्रणाली के आधार पर लोकतांत्रिक और समाजवादी राज्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको आंसर लिखना है कि लोकतांत्रिक और समाजवादी राज्यों में दलीय प्रणाली के आधार पर कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र और समाजवादी में पार्टी सिस्टम के बेसिस पर कई डिफरेंसेस होते हैं, यानी बहुत सारे अंतर होते हैं पार्टी सिस्टम के आधार पे। तो लोकतांत्रिक राज्यों में बहुदलीय या द्विदलीय प्रणाली होती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक
देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक राज्य में क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम ही होता है, जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं और सभी को चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ कई पार्टीज होती हैं और सभी को इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता होती है। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा अधिकार होता है। इसका कहने का मतलब है कि जनता को अपना लीडर चुनने का पूरा अधिकार होता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या होती है कि लोगों के प्रति जवाबदेह भी होती है और उसे जवाब देना पड़ता है। किसे जवाब देना पड़ता है? तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। यहाँ विपक्ष भी मजबूत होता है और सरकार की नीतियाँ की आलोचना कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ऑपोजिशन पार्टीज स्ट्रॉन्ग होती है और गवर्नमेंट की गलतियाँ को क्या करता है, आलोचना कर सकता है, यानी क्रिटिसाइज कर सकता है। इसके विपरीत समाजवादी राज्यों में आमतौर पर एक दलीय प्रणाली होती है। इसका कहने का मतलब है कि समाजवादी राज्यों में क्या होता है कि एक ही दलीय प्रणाली होती है, यानी एक पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे, जिसमें केवल एक ही दल शासन करता है। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी गवर्नमेंट चलाती है, सरकार चलाती है। जनता के पास विकल्प सीमित होते हैं और विपक्ष की भूमिका बहुत कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लोगों के पास चुनाव के ऑप्शन कम होते हैं और अपोजिशन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, या फिर यहाँ पे अपोजिशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो सरकार का नियंत्रण अधिक होता है और सभी निर्णय केंद्रीकृत होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सरकार का यहाँ पे जो कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है और डिसीजन जो लिया जाता है वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, यानी निर्णय जो लिया जाता है वो केंद्रीकृत होता है। आगे लिखा गया है इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता, बहुदलता और प्रतिस्पर्धा होती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोकतांत्रिक में फ्रीडम होता है, बहुदलता होता है और प्रतिस्पर्धा होता है। जबकि अगर हम बात करें समाजवादी प्रणाली की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंट्रोल होता है, यूनिटी होता है और सेंट्रल पावर होता है, यानी नियंत्रण होता है, एकता होता है और केंद्रीकरण इसमें अधिक होता है। तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट में आपसे पूछा गया है मेंशन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल की परिभाषा के आवश्यक तत्व बताइए। तो इसमें आपको लिखना है कि राजनीतिक दल के कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनके बिना कोई भी समूह राजनीतिक दल नहीं कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए कुछ जरूरी बात होती हैं, इसके बिना कोई ग्रुप पार्टी नहीं कहलाता है। तो कौन सी बात है वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहला तत्व होता है संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन यानी यह एक व्यवस्थित समूह होता है। इसका कहने का मतलब है कि सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, मतलब इसमें स्ट्रक्चर और व्यवस्था दोनों होती है। यह व्यवस्थित टाइप का समूह होता है। दूसरा अगर हम बोले तो दूसरा इसमें शामिल लोगों का विचारधारा समान होता है। तो इसमें शामिल लोगों की सोच और विचार एक जैसी ही होती है। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा क्या है, तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और शासन चलाना होता है। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन गोल होता है सरकार बनाना और देश को चलाना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा यह जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेता है। इसका कहने का मतलब है कि यह लोगों का सपोर्ट पाने के लिए इलेक्शन लड़ता है। और अंत में बोले तो यह राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करता है। इसका कहने का मतलब है कि इसका काम देश और जनता के भले के लिए काम करना ही होता है। देश और जनता के भले के लिए काम करना ही इसका उद्देश्य भी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये सब उद्देश्य है जो कि आपको याद रखना है। पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम।
बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों और विचारों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग समाज के लोग और इनके विचारों को जगह मिलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोकतंत्र मजबूत होती है और जनता के पास चुनने के कई ऑप्शन भी होते हैं। यह प्रणाली विभिन्न मतों और विचारों को स्थान देती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग ओपिनियंस और आइडियाज़ को स्वीकार किया जाता है, इसीलिए लिए गए फैसले ज़्यादा बैलेंस्ड और सोच समझ कर के लिया जाता है। इसमें जो फैसला लिया जाता है वो ज़्यादा अधिक संतुलित होता है। आगे लिखा गया है लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कुछ नुकसान भी है, इसकी कुछ कमियां भी है। तो इसमें अक्सर गठबंधन सरकार बनती है जो स्थिर नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है जो कभी कभी स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं रहती है। तो दलों के बीच आपसी मतभेद के कारण निर्णय लेने में देरी भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पार्टीज के बीच डिसएग्रीमेंट होने से डिसीजन देरी से लिए जाते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि आपसी मतभेद के कारण डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है। तो कभी कभी छोटे दल अपने स्वार्थ के लिए दबाव बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी छोटे पार्टीज क्या करते हैं कि अपने फायदा के लिए प्रेशर भी डालते हैं, जिससे शासन प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब है कि इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का कामकाज प्रभावित भी होता है, इसीलिए इसमें स्थिरता की कमी हो सकती है। तो इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम में स्थिरता की कम हो सकती है, तो स्थिरता की कमी इसमें आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम? तो इसका आंसर है यस। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है? तो जी हाँ। तो इसको हम पहले जान लेते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा गया है हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सही संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है कि हाँ, लोकतांत्रिक को सही तरीके से चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को संगठित बनाते हैं और योग्य उम्मीदवारों को सामने लाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन को व्यवस्थित करती है और अच्छे कैंडिडेट्स को आगे लाती है। ये लोग जनता और गवर्नमेंट के बीच एक संपर्क का काम करते हैं। आगे लिखा गया है, इनके माध्यम से जनता अपनी समस्याएं और मांगे सरकार तक पहुंचाती है। इसका कहने का मतलब है कि लोगों की प्रॉब्लम्स और डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। साथ ही विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे जवाबदेह बनाता है। इसका कहने का मतलब है कि ऑपोजिशन पार्टी सरकार की गलतियों को बताकर उसे रिस्पॉन्सिबल बनाती है, यानी जवाबदेह बनाती है। इसीलिए बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बिना लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल सकती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज अ वन पार्टी सिस्टम कॉल्ड डिक्टेटोरियल? यानी एक दलीय प्रणाली को तानाशाही क्यों कहा जाता है? तो एक दलीय प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार चलाने का अधिकार होता है, बाकी पार्टीज को चुनाव लड़ने या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, फ्रीडम नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि इससे पूरी पावर सिर्फ एक ही पार्टी या ग्रुप के पास चली जाती है। तो लोगों के पास कोई चॉइस बचता ही नहीं है, लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और उनकी बात को दबा दिया जाता है। इसीलिए यह जो सिस्टम है लोकतंत्र के प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाता है, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत के विपरीत मानी जाती है। इस वजह से इसे तानाशाही कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको रीड कर लेना है, हम इसका मतलब आपको लाइन बाय लाइन समझा चुके हैं।
अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी सिस्टम, यानी समाजवादी दलीय प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं बताइए। जो 4 विशेषता आपको बताना है इसके बारे में, इसमें आपको लिखना है समाजवादी दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला विशेषता क्या है? तो सबसे पहला विशेषता है कि इसमें एक दलीय प्रणाली होती है, यानी केवल एक ही दल शासन करता है। तो समाजवादी पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो सरकार चलाती है। इसमें सरकार का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन सरकार ही लेती है। इसमें ऑपोजिशन पार्टी या तो बहुत ही कमज़ोर होती है या तो होती ही नहीं है। अब अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा इसमें लिखा गया है कि इसमें समानता और सामूहिक हित पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें सभी लोगों की बराबरी और पूरे समाज के भले पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इन्हीं कारणों से सोशलिस्ट सिस्टम बाकी सिस्टम से अलग होता है। इसका कहने का मतलब है कि इन्हीं कारणों की वजह से समाजवादी सिस्टम जो है ये बाकी सिस्टम से अलग होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज सुटेबल फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक राज्यों के लिए कौन सी दलीय प्रणाली उपयुक्त होगी। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुदलीय या द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक वाले देश में मल्टी पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें लोगों के पास अपने नेता चुनने के कई ऑप्शन होते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में अलग अलग आइडियाज़ और ओपिनियन को जगह मिलती है। तो 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? जबकि अगर हम बात करें द्विदलीय की, तो द्विदलीय में क्या होता है? 2 पार्टी सिस्टम में गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल बनने की संभावना होती है। इसका कहने का मतलब है कि 2 दलीय प्रणाली में स्थिर सरकार बनने की संभावना अधिक होती है। दोनों सिस्टम लोकतांत्रिक के मेन प्रिंसिपल जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रतिनिधित्व को मजबूत बनाती है। दोनों प्रणाली क्या करती है? इन सभी चीज़ों को मजबूत बनाती है। आगे लिखा गया है, इसीलिए लोकतांत्रिक देशों में यही प्रणालियाँ अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्हीं सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए लोकतांत्रिक देश में यही 2 प्रणाली को अधिक प्रभावी माना जाता है, या तो 2 दलीय नहीं तो मल्टी पार्टी सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यही 2 पार्टी को अच्छा माना जाता है। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम को क्यों सुटेबल माना जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तो इसमें ये जो यूनिट 3 था पार्टी सिस्टम जो आपको पढ़ना था, तो पार्टी सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया गया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो 1% भी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। हिंदी में और इंग्लिश में हम दोनों तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट में बता देना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है क्योंकि हम इतना मेहनत आप सभी के लिए ही कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए।